मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगरमालवा कक्षा BA BSc BCom BHSC प्रथम वर्ष के हिंदी भाषा एवं नैतिक मूल्य विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर संतोष SK, सहायक प्राध्यापक हिंदी। हम आज जिस विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है वाक्य संरचना एवं अशुद्धियाँ। हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य BSc BHSC BCom के प्रथम वर्ष इकाई 1 में तीसरा पाठ है, जिसमें हमें वाक्यगत संरचना और वाक्यगत अशुद्धियों के बारे में बताया गया है। वाक्य की संरचना कैसी है, वाक्य के घटक क्या है, वाक्य के प्रकार क्या है, आदि बातों को भी हमें इसमें समझना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या अक्षर, और उन्हीं वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। जब सार्थक शब्दों से किसी विचार या भाव को पूर्ण करने के लिए है ना, दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके जब हम कुछ कहते हैं तब वो हमारे लिए वाक्य होता है, जिससे हमें कोई बात पता चलती है, कोई जानकारी मिलती है, कोई सूचना प्राप्त होती है, कोई भाव या कोई विचार स्पष्ट होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या अक्षर। वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं और शब्दों के संयोग से वाक्य बनते हैं। ठीक है। और भाषा वाक्यों के माध्यम से ही एक दूसरे के साथ परिलक्षित होती है। भाषा वाक्यों के माध्यम से ही आगे संचालित होती है। और हम यदि किसी को कुछ कहते हैं तो हम वाक्य रूप में ही उसको प्रकट करते हैं। हम वर्ण या शब्द के माध्यम से उसको बिना संयोजन के, बिना उसको व्यवस्थित क्रम में रख करके अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए वाक्यों को समझना भी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि वाक्य हमारी भाषा का या हमारे विचार का, हमारे भावों का संवाहक होता है। ठीक है। तो वाक्य के घटक क्या है, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, इस बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। तो वाक्य क्या है यह अभी हमने समझा। वाक्य अर्थात जिस शब्द समूह से किसी विचार या भाव का स्पष्टीकरण होता है हम उसी को वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, इस बात से, इस वाक्य से हमें एक जो सूचना है वो प्राप्त हो रही है, इसलिए हमारे लिए है पूर्ण वाक्य है। वाक्य के घटक क्या है? वाक्य के मुख्य रूप से दो घटक हैं, एक उद्देश्य और दूसरा है विधेय। वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रियाएं होती हैं। तो किसी वाक्य में जो कर्ता होता है हम उसको उद्देश्य कहते हैं, और उस कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, हम उसे विधेय कहते हैं। तो वाक्य के ये दो घटक हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें राम जो है वह उद्देश्य है, क्योंकि राम इस वाक्य में कर्ता है और कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य होता है। और राम के बारे में जो कहा जा रहा है वह विधेय होता है। ठीक है। तो वाक्य के घटक दो हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम बात करते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। एक है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, और दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? तो सरल वाक्य में एक कर्ता, सरल वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया होती है। जैसे
राम ने खाना खाया, यह एक सरल वाक्य है। ठीक है, तो जिस वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। दूसरे प्रकार का जो वाक्य है वो है मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और उस उपवाक्य को पूरा करने के लिए एक आश्रित उपवाक्य होता है। मुख्य वाक्य आश्रित वाक्य के पूरक होता है, आश्रित वाक्य के बिना वह अधूरा होता है। और ये दोनों वाक्य जो होते हैं वो समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द अर्थात यदि, तो, है ना, जहाँ वहाँ, यद्यपि, तथापि, लेकिन, मगर आदि शब्दों से वो जुड़े होते हैं। जैसे जो छात्र परिश्रम करते हैं वो अवश्य ही सफल होते हैं। अब इस वाक्य को हम लेते हैं तो इसमें लिखा है जो छात्र परिश्रम करते हैं। यदि हम सिर्फ इसको यहाँ तक देखें और इसको भूल जाएं तो जो छात्र परिश्रम करते हैं ये हमारे लिए कैसा वाक्य है? अधूरा है। इसमें कुछ अधूरापन, ये पूरा नहीं है। अब इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो का उत्तर देना होगा वो, ठीक है, जो का उत्तर देना होगा वो, और जो छात्र परिश्रम करते हैं वो अवश्य ही सफल होते हैं। ठीक है, तो जो छात्र परिश्रम करते हैं वो अवश्य ही सफल होते हैं। अगला जो वाक्य है वो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो इसमें भी एक प्रधान उपवाक्य है और उसको एक आश्रित उपवाक्य से पूरा किया गया है। ठीक है, इस वर्ष वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी आती। यदि छुट्टियां हुई तो हम घूमने अवश्य जाएंगे। तो यदि, तो, आदि इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वाक्यों के जो प्रकार हैं वो यहाँ पर है ना, तो ये जो है वो मिश्रित वाक्य के उदाहरण है। ठीक है, अगला जो रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है वो है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक प्रधान वाक्य हो और बाकी सभी उपवाक्य पूर्ण वाक्य हों। यहाँ सभी वाक्य स्वतंत्र पूर्णता रखते हैं और सभी संबंध बोधक शब्दों से अंतर संबंधित होते हैं। संबंध बोधक वाक्य शब्दों से अर्थात तथा, किंतु, परंतु, और, लेकिन, इसलिए, अतः, इन शब्दों से जुड़े होते हैं। खास बात यह है कि इसमें जितने भी वाक्य होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। एक उपवाक्य को हटा देने से दूसरा उपवाक्य अधूरा नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं प्रतिदिन योग करता हूँ और घूमने जाता हूँ। इसमें दो सरल वाक्य हैं। अगला उदाहरण देखते हैं कि समय बहुत खराब है इसलिए संभल कर चलना चाहिए। तो यहाँ पर भी दो सरल वाक्य, समय बहुत खराब है, संभल कर चलना चाहिए। और किन शब्दों से जुड़े हैं? ये और से जुड़ा है, ये इसलिए से जुड़ा है। अच्छा, इनमें से यदि हम किसी एक वाक्य को अगर हटा दें तो दूसरे वाक्य का अपना महत्व है। वो उस वाक्य को हम उस वाक्य में रखें तब भी उसका अर्थ
स्पष्ट है, संभल कर चलना चाहिए, अपने आप में पूर्ण वाक्य है। इस वाक्य को देखें तो वह बीमार था इसलिए यात्रा नहीं कर सका, वह बीमार था यात्रा नहीं कर सका, अपने आप में पूर्ण वाक्य, सरल वाक्य है और ये इसलिए शब्द से जुड़े हैं। तो संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या सरल वाक्यों का संयोजन होता है और ये संबंध बोधक शब्दों से आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये जो प्रकार थे ये रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार थे, रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हम समझेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्यों के वर्गीकरण के आधार दो हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार में एक प्रकार होता है विधिवाचक वाक्य, एक होता है निषेधवाचक, एक होता है आज्ञावाचक, एक होता है प्रश्नवाचक, एक होता है संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। तो ये 8 प्रकार के जो वाक्यों के प्रकार हैं वो है अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। आइए इनको हम एक एक करके समझते हैं। विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम खाना खा चुके, मोहन ने पढ़ाई पूरी कर ली, गांधी जी रोज प्रार्थना सभा में भाग लेते थे, सूर्य प्रातःकाल निकलता है, सूर्य प्रातःकाल निकलता है, ये यहाँ से वाक्य है, सूर्य प्रातःकाल निकलता है। हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें काम पर समय से पहुँचना चाहिए, ये सभी सरल वाक्य हैं। और विधि या इन वाक्यों में कोई कार्य होने का बोध है, कोई कार्य घटित हो रहा है, कोई घटना घटित हो रही है, सिर्फ इतना इसमें बोध है। तो ये जो है वो विधिवाचक वाक्यों के प्रकार है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के दूसरा जो प्रकार है वो है निषेधवाचक वाक्य। निषेध अर्थात मना। जिन वाक्यों में किसी कार्य के नहीं होने का बोध हो, है ना, और जिनमें नहीं, ना, मत आदि नकारात्मक शब्द लिखे हो और निषेध की सूचना मिल रही हो, उसे हम निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज हमारी हिंदी की कक्षा नहीं हुई, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, तुम उसे लेकर घर मत आना, आज गाड़ियाँ नहीं चलेगी आदि। ये सभी कैसे वाक्य हैं? इसमें किसी घटना के नहीं होने का बोध है, मना होने का बोध है, तो ये हमारे लिए निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। वाक्य के प्रकार में अगला जो प्रकार है वो है आज्ञासूचक। हम अपने दैनिक व्यवहार में बहुत सारे ऐसे वाक्य बोलते हैं जो किसी को आज्ञा दे रहे होते हैं। आप चुप रहिए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, इधर आइए, ये करिए। ये सब जो वाक्य होते हैं ये हम आज्ञा दे रहे होते हैं और आज्ञा सूचक वाक्य उसको कहते हैं। ठीक है। तो वाक्यों के प्रकार में अगला जो होता है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। हम जब क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नों, आदि शब्दों के माध्यम से जब हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं तब हम प्रश्नवाचक वाक्य का उपयोग कर रहे हैं। क्या तुम कल कॉलेज जाओगे? तुम्हारा नाम क्या है? वह कौन है? आप क्या कर रहे हैं? आपने यह कैसे किया? ऐसे तमाम तरह के प्रश्नों को हम अपने साथियों से, घर परिवार में, दोस्तों से पूछते रहते हैं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं? वो है प्रश्नवाचक वाक्य। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम संदेहवाचक वाक्यों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कोई संभावना बताना, कोई संदेह बताना। जब हम कहते हैं ना शायद मैं कल नहीं आऊँगा, अरे संभवतः वह कल सुबह तक पहुँचेगा,
उसका ईश्वर से पास होना मुश्किल है। ये सब संदेह सूचक वाक्य हैं। इनसे संदेह के भाव परिलक्षित होते हैं। इच्छावाचक वाक्य भी हम उपयोग करते हैं। आपका भला हो, आप यशस्वी हो, आप सदा सुखी रहो, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, आप दीर्घायु हो। इस तरह के जो वाक्य हैं वो इच्छावाचक वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। और इच्छावाचक वाक्य के बाद ये है संकेतवाचक वाक्य। संकेत, किसी वाक्य से कुछ संकेत मिलता हो, जैसे जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य ही सफल होता है। परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। तो जो व्यक्ति, यदि ऐसा लिखे, यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, इससे संकेत मिलता है। ठीक है, यदि तुम इधर से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाएगे, यदि इस रास्ते से जाओगे तो क्या होगा, तुम गंतव्य तक जल्दी पहुंच जाओगे। तो ये जो वाक्य होते हैं ये संकेतवाचक वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार में अंतिम जो होता है वो विस्मय बोधक वाक्य होते हैं। जिन वाक्यों से आश्चर्य का भाव, सुख दुख का भाव प्रकट हो, उन्हें हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे वाह, वाह क्या बात है, वाह क्या नज़ारा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ओह आदि जो विस्मित भाव है। जब हम विस्मित होकर के कोई बात कहते हैं तब हम विस्मय बोधक वाक्यों का उपयोग कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार हमने हमारे इस विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य के पहली इकाई में जो तीसरा पाठ है, भाषा की संरचना, वाक्य की संरचना के बारे में हमने अभी समझा। तो वाक्य की संरचना में हमने जो बातें समझी वो है वाक्य के घटक, वाक्य की परिभाषा, वाक्य का अर्थ, वाक्य के घटक, वाक्य के प्रकार। आगे हम वाक्यगत अशुद्धियाँ और अशुद्धियों को किस तरह से दूर किया जाए इसको लेकर के फिर से उपस्थित होंगे। आप सभी को नमस्कार।